पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई कई बार इसके ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में काम कर रहा है। जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनका पूरा जो लेखा जोखा है वो आईएसआई देख रही है। लेकिन अब इसी आईएसआई के चीफ को एनएसए की कमान सौंप दी गई है पाकिस्तान ने, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब ये दोनों पद इसके पास है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तानी सेना में। और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि अगर जो पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ मिला हुआ है उसी को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दोगे तो आगे होगा क्या? हाफिज सईद जैसा हाल। बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। और हाफिज सईद जैसे लोगों को अब तो पाकिस्तान इतनी सिक्योरिटी दे रहा है क्योंकि खुफिया एजेंसीज की जो जानकारी है वो सामने आई है कि लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद, जिसकी सिक्योरिटी अब 4 गुना बढ़ा दी गई है। यानी कि पाकिस्तान अगर ऐसे लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाएगा तो अपना देश चलाएगा कैसे? आटा तो महंगा होगा ही। जब आप अपने हथियार, अपनी सेना को ऐसे आतंकवादियों की सिक्योरिटी में लगा देंगे तो फिर खर्चा तो बढ़ेगा देश का। अब ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जो लोकेशन सामने आई है वो लाहौर की सामने आई है, जिसमें उसकी 4 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो ऐशो आराम से पाकिस्तान में रह रहा है। अश्विनी, जब ऐसे आतंकवादियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, सारा ध्यान उस पर लगा दिया जाएगा, तो कैसे चलेगा देश? जैसे कि बता दो कि हमने देखा था पुलवामा में जैसे अटैक होता उसके बाद भी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद वहाँ पर ऐसा दावा किया गया था कि कई वहाँ पर जो टेररिस्ट थे उन्हें मारा गया था। और पाकिस्तान का ये पहला नहीं है। आपने देखा होगा कारगिल वॉर में नाम सामने आता है, कंधार हाईजैक में नाम सामने आता है। इसके साथ ही अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जिस तरह से हमला हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ सामने आता है। और इसके बाद हाल ही में हमने देखा कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया, जिसमें 26 बेकसूर लोगों को मारा गया था। तो ये पहले से इनका मतलब जो भी हम देखें कि पहले से चीज़ें सामने आती है जहाँ पर पनाह अगर आतंकियों को देता है तो वो ऐसा एकमात्र देश पाकिस्तान ही आता है। देखिए, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान तो आता ही है, इसमें एक नाम और है जिसका इनकाउंटर साल 2021 में हुआ था, जिसका नाम अब्बास है। अब्बास एक ऐसा टेररिस्ट था जिसने एक रूल बनाया था कि कोई भी लोकल कश्मीरियों के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, जो भी अटैक होगा वो बाहर से आने वाले लोगों पर होगा। लेकिन 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस एक एनकाउंटर करती है जिसमें इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इसके ग्रुप की जो कमान है वो गुल संभाल लेता है। अब गुल वो शख्स है जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड होकर आता है, वहाँ पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ ट्रेनिंग लेता है। सेम एक ऐसा ही नाम है जिसका अभी पहलगाम अटैक में जिसका नाम आ रहा है, आदिल नहीं, अहमद जो है वो फारूक अहमद एक ऐसा आतंकवादी है जो 1990 में पाकिस्तान जाता है, पीओके, वहाँ जाके ट्रेनिंग लेता है। और अभी के टाइम पे जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें लॉजिस्टिक जो मुहैया कराई है आतंकवादियों को, पूरा रूट मैप बनाने की जिम्मेदारी, कैसे आना है, कहाँ से आना है, कहाँ छुपना, एग्जैक्टली पूरा नेटवर्क जो है वो अहमद जो है इसी ने बनाया, फारूक अहमद ने। और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1990 के बाद से वो पीओके में ही है। 2012 में भारत आया था लेकिन फिर वो वापस चला गया था, कई बार इस बीच आया है। ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो थे, मतलब मैं कल इस पे एक ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, कल मैं इसी पे स्टोरी कर रहा था। इसने क्या किया कि पाकिस्तान से आया लेकिन उसने भारत में ही कुछ कश्मीरियों का ब्रेन वॉश किया और उनको अपनी गैंग में शामिल कर लिया। और वो क्या कर रहे थे, वो डायरेक्टली किसी के ऊपर गोली नहीं चला रहे थे, लेकिन जो पीओके से आतंकी भारत आ रहे थे उनको पूरी सहायता कर रहे थे, जैसे कि उन्हें खाना पीना हो गया, उनको रहने के लिए शेल्टर, बम गोला बारूद पहुंचाना, अपने घर में छुपाना, ये सब चीज़ें वो कर रहे थे जब वो थे। तो इसका ग्रुप बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा बड़ा हो गया था। अभी देखिए जो एक करंट लिस्ट दी एनआईए ने, उसमें 14 आतंकी अभी भी एक्टिव हैं और इनका रोल है ऑन ग्राउंड वर्कर्स की तरह। ये लोग एक्टिवली जो पीओके से पाकिस्तानी आतंकवादी भारत आ रहा है उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात नहीं है आसिम भाई, क्योंकि ऐसे लोग जिनके बारे में हमारे पास इंटेलिजेंस हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे और वो अभी भी अपने लोगों को यहाँ बनाते जा रहे हैं, मतलब अपना ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। और क्योंकि ओवरग्राउंड जितने भी वर्कर्स हैं इनका भी एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसके जो आका है, जो फारूक अहमद है, जिसका नाम सामने आया है, इसी के ज़रिए पूरी नेटवर्किंग होती है। ये अपना जाल इस तरीके से बिछा लेते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का फिर यहाँ पर एंटर करना आसान हो जाता है। अभी भी जैसे पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें भी जो स्थानीय लोग थे, जो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इन्हीं का पूरा खेल था। यानी कि असली काम तो इन्होंने ही किया ना, जो स्थानीय लोग हैं। इसमें एक चीज़ और होती है दीपिका, ये सिर्फ ना इन लोगों को एक ऑर्डर दिया जाता है
कि आपको ऐसे ऐसा अटैक करना है, लेकिन उस ऑर्डर की प्लानिंग जो होती है ना वो यहाँ नहीं होती है। प्लानिंग उनकी कश्मीर में बैठ के ये लोग कर लेते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या फिर आईएसआई ये सब लोग जो है अपने हेडक्वार्टर्स में बैठ के पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि इन तक एक ब्लूप्रिंट पहुँच जाता है कि हमें इस तरीके से टारगेट करना है दंगे भड़काने के लिए। एक और चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है ना यहाँ पे जैसे ये लोग स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। अगर कश्मीर की बात करें, जिस तरह से 90 के दशक में भी देखा गया था, बिना इनकी मदद के पाकिस्तानियों का इस बॉर्डर क्रॉस करना और इस तरह से इतने बड़े कांड को अंजाम देना मुमकिन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पुलिस के लिए भी चैलेंज है वहाँ के लिए और आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आप सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। लोकल्स है, लोकल्स को आप कैसे कितनी पूछताछ करोगे। और ये चैलेंज ना बढ़ने वाला है। जैसे शुरुआत में मैंने वीडियो में बोला कि जब अब वहाँ के जो आसिम मलिक है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जिनके पास आईएसआई की कमान थी, मतलब वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी की, अब आईएसआई ही बैठ के डिसाइड करता है। आतंकवादी संगठन कोई हाफिज सईद वगैरह नहीं चला रहा है, वहाँ की आर्मी चला रही है। हाफिज सईद तो उनका मोहरा है, मतलब वैसे उनके पास 10 होंगे, 10 बड़े आतंकी उन्होंने अपने जेब में रखे हैं। एक खाली कंप्लीट करूंगा आसिम भाई। अब क्या हुआ कि अब उसकी कमानी नेशनल जो एडवाइज़र है उसको ही बना दिया एसआई का हेड, तो वो तो और एक्टिव हो जाएगा, मतलब आतंकियों को और ज़्यादा खुली छूट मिलेगी। क्योंकि हमें भी पता है कि आईएसआई के कमरे में बैठ के भारत के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट्स बन रहा है, वहीं से आतंकी स्टैब्लिश हो रहे पीओके में, फिर ट्रेंड होके वो जा रहे हैं। पूरी फंडिंग जो है वो आईएसआई ले रहा है तालिबान से। आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ तभी भी आसिम इनका ही नाम था और रोल इनका ही इम्पॉर्टेंट था। जब तख्ता पलट हो गया तो उसके बाद बड़ा एक फंड आया आतंकवाद के लिए, और वो फंड किसने अरेंज किया? आईएसआई ने अरेंज किया। मतलब चिंताजनक बात है, अगर ये ऐसे लोगों को वापस से पाकिस्तान बिठा देता है तो क्या इससे लगता है बदलाव आएगा कुछ, उल्टा और गड्ढे में जाएंगे पाकिस्तान? कल भी हम लोग की इस बारे में बात हुई थी, तब मैंने आपको यही बोला था कि देखो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर उन लोगों के लिए मुल्क बाद में है, आर्मी पहले है। वो आईएसआई वहाँ पे उस लेवल पे पहुँच चुकी है। अब ये लोग जो पैसा आतंकवाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा वहाँ की जनता का है, जो टैक्स पेयर जो है उन लोगों का। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये लोग उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तरक्की के लिए यूज़ नहीं करते, उसको यूज़ करते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, जो पहलगाम में अटैक हुआ, जाहिर सी बात है इन लोगों को अटैक करने के लिए जो आतंकवादी हैं उनको बहुत कम उम्र में ये हायर कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट होती है बाकायदा। कुछ को पैसों का लालच दिया जाता है, कुछ का ब्रेन वॉश किया जाता है, कुछ को कुछ और बात कही जाती है, और इसी तरीके से ये अपना एक पूरा कैडर बनाते हैं और उसके बाद उन लोगों को इस तरीके के हमले करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग कौन देता है? ट्रेनिंग वही लोग देते हैं जिन लोगों को इन लोगों ने पहले ट्रेनिंग दी थी, उनको एक पोजीशन दे देते हैं। आपने आदिल की एक स्टोरी की थी कि मतलब कैसे एक पाकिस्तानी मतलब सॉरी कश्मीरी लड़का इनके चंगुल में आकर वो आतंकवाद का रास्ता अपना लेता है, तो उसकी मतलब एक बार किसी की कहानी अलग नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आतंकवादी बन रहे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, सबका सेम ही किस्सा है। पैसा, भुखमरी, घर परिवार। इन्हें अपने पैसा चाहिए होता है, ये इस वजह से इनका ब्रेन वॉश हो जाता है। लोग इन्हें ब्रेन वॉश इस तरीके से कर देते हैं कि तुम लोगों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हर मामलों में सेम है। आदिल के साथ हो, चाहे फ़रूक अहमद हो, चाहे कोई से बड़ा बड़ा आतंकवादी हो, सभी लोग यहीं से शुरुआत करते हैं कि उन्हें अमन नहीं रहने देना है, शांति नहीं रहने देनी है। अब इन सब की जड़ तो यही है ना, जो पाकिस्तान का जो चीफ़ है, आर्मी चीफ असीम मुनीर, वही आर्मी से वो रिटायर नहीं होना चाहता है, वो आर्मी से निकलना नहीं चाहता है, वो हमेशा आतंकवाद क्या कहते हैं, जंग फैलाए रखना चाहता है। अभी भी वो यही चाहता है, अभी भी वो इसीलिए सस्टेन करना चाहता है, इसीलिए वो जंग चाहता है कि वो आर्मी में सस्टेन रहे। वहाँ देखा जाए तो रियल डिक्टेटरशिप तो आर्मी की है, मतलब वहाँ सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है, नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी ताकत तो आर्मी के पास है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया था, सेना ने पहले उन्हें सत्ता में लाया था, उसके बाद उन्हें हटाया भी, बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ें चलती थी, तो पाकिस्तान कभी निजात नहीं पा सकता, पाकिस्तान के लोग कभी निजात नहीं पा सकते आतंकवाद से। और देखिए कल ही देखा हमने सिंध के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में वो सरकार का, पुलिस का, आर्मी का, तीनों का विरोध कर रहे, सड़क पर आ गए। कल पुलिस की 2-4 गाड़ियाँ फूंक दी गई, जिसके विजुअल्स बहुत हमने टीवी पे देखे और हमारे पास भी वो विजुअल्स आए। दूसरी चीज़ थी बलूच को लेकर भी, बलूच के लोग भी वो थे कि आपने तालिबान में आपने जाके अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, जिसका असर हमें देखने मिला। हम चाइना से भी घिरे हुए, हम तालिबान से भी घिरे हुए, हम तो सबका भार लेके चल रहे, आतंकवाद का पूरा भार अकेला पाकिस्तान संभाल रहा है। मैंने कल ही बताया था 40 से ज़्यादा एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं।
5 का काम है भारत में आतंकवाद फैलाना, 5 का काम है दुनिया में आतंकवाद फैलाना, 3 का काम है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाना, 2 का काम है। जब लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है या जनता का ध्यान भटकाना है। इकलौता ऐसा देश है, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां वो आर्मी से काम नहीं करवाता। अगर उसके खिलाफ उसके देश के कोई लोग बोल रहे हैं, जैसे बलूच में जो लोग उसके खिलाफ है, वो वहां से जाता है, हेल्प लेता है, आईएसआई से हेल्प लेता है और बोलता है कि यहाँ इन हमारे लोगों को अरे मारो। तो यार जब वो लोग पाल रहे हैं, आप एक बात बताइए, जब संगठन को पाल रहे हैं तो वो तो उसी की हेल्प लेगा ना। जब उसको ये लगेगा कि जनता का ध्यान भटकाना है तो टेररिस्ट को एक्टिव कर दो। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को कि ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना कि आईएसआई हेल्प करता है, आईएसआई को इन लोगों को मोहरा बना के हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आके फ्रंट पर आके खुद अपना चेहरा दिखा के लड़ेगा ना तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी, और जो पैसा दुनिया से उसे मिलता है ना भीख के नाम पे, उस पैसे के लिए वो तरस जाएगा। तो वो बेसिकली खुद का चेहरा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं चेहरा दिखाऊंगा तो चाहे यूएन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, किसी कोई नहीं, सुनो कोई भी इंसान उसके सपोर्ट में फिर आएगा नहीं। और इसी में तरह में आपको याद होगा एक आतंकवादी का नाम इसमें आया था सामने, आदिल अहमद टोकर का। और ये एक ऐसा शख्स है जो साइंस से ग्रेजुएट है, एमए इन उर्दू करा हुआ है, टीचर था, लेकिन 2017 में प्रॉपर्टी के ऊपर इससे कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि इसे टावर लगवा रहा था, तो कोई और पड़ोसी था, उससे इसकी दिक्कत हुई, जिसके बाद ये 2018 में पाकिस्तान जाता है और वहाँ से जब लौटता है तो फुल फ्लेज आतंकी बन के लौटता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा नहीं है उसके अंदर दिमाग नहीं था, लेकिन उन लोगों का ब्रेन वॉश उस लेवल पे किया गया कि इन लोगों ने उस चीज़ को चुना। ब्रेन वॉश किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज होती होगी देखिए, ना मैं कि इसका आपको कुछ आंसर समझाया जाता होगा तब ब्रेन वॉश होता होगा। इन लोगों को क्या करते हैं ये लोग, इन लोगों की जो दुखती रग, कहते हैं ना कि दुखती रग को दबा दिया, इन लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा इसको यहाँ से जो है ना थोड़ा वीकनेस है, इमोशनल यहाँ पे खेला जाएगा। हाँ, तो ये लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, ये लोग धार्मिक कार्ड नहीं खेलते, ये लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, क्योंकि आपका अगर इमोशन उस लेवल पे पहुंचावे ना तो आप धर्म के अगेंस्ट भी इन लोगों को सुनोगे बातें, इंसानियत के वाली भी बातें सुनोगे, और फिर उसके बाद आप उनको सोचोगे नहीं यार ये इंसान सही बोल रहा है, मुझे इसी को फॉलो करना और इसी के रास्ते चलना है। फॉलोअर्स क्या होते हैं? फॉलोअर्स यही होते हैं कि किसी की बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच का फ़र्क भूल जाते एक तो हैं। और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, 26/11 में जो आतंकी था कसाब, अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से उसे यहाँ पर ये पनिशमेंट दिया गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, यही कहते हैं कि वो हमारे मुल्क का नहीं है। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस तरह से उसका खुलासा हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया था, उसमें ये चीज़ें सामने आई थी कि उन्हें भी यही मजबूर किया गया था पैसों के लिए, यानी कसाब को भी मजबूर किया गया था। कसाब की जो फैमिली की ओर से चीज़ें सामने आ रही थी उसमें भी यही कहा गया था कि फैमिली जो थी बहुत गरीब तबके की थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो बखूबी वो लोग जानते थे और इसी का फ़ायदा उठाते हैं, जिसके तहत ये ब्रेन वॉश करके उन्हें इस कदर ये करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं इस तरह की इतने बड़े कांड को अंजाम दे। तो एक मुद्दा यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है, क्राइम तक लगातार वो तस्वीरें, वो वीडियोस दिखा रहा है जहाँ पर जितने पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा पर भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उसमें महिलाएं भी शामिल आ रही हैं, पुरुष भी सामने आ रहे हैं जो अपने शौहर को यहाँ पर छोड़कर वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशानी की बात है, क्योंकि उनका परिवार तो यहाँ है, वो पाकिस्तान से यहाँ आ गए, उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है अपनी फैमिली के बिना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके भारत सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है, जहाँ पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है और कई ऐसे पाकिस्तानी सीरियल्स हैं जो यूट्यूब पर अब बैन कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो चलो एक एक्शन हुआ जहाँ से अब पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले भी कहाँ इतनी थी, जो थी वो यहाँ से चलती थी, भारत से चल पा रही थी, अब वो भी ब्लॉक हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ से अब भेजा जा रहा है, जो वीज़ा पर यहाँ पर रह रहे थे, अब वापस अपने देश चले जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन फैमिली उनकी यहाँ पर है। ऐसे में अब किस तरीके से पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट कर पाएगा या कैसे वो वहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे? एक इस पे सबसे मुझे एक सवाल याद आया। कल एक जन ने मुझसे पूछा था कि यूपी से सारे पाकिस्तानियों को भेज दिया गया है, बस एक पाकिस्तानी बची है, वो है सीमा हैदर। उसी तरह बहुत सारी सीमा हैदर जो है वो बॉर्डर पे हैं, मतलब जिनके बच्चे या तो पाकिस्तान में, मतलब वो दुल्हन यहाँ की भारत की है, बच्चे पाकिस्तानी हैं, तो माँ भारत में रुक गई हैं और जो उनकी फैमिली है, उनके शौहर और जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान चले गए। देखिए, कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स जब भी होता है, कहीं भी होता है, तो ये चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें
आती हैं, इसे आप इमोशनल एंगल से देखना चाहें तो देखें, आप इसको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तरफ से देखना चाहें तो देखें, आप इसको एज अ बर्डन देखें, क्योंकि हमारे ऊपर अभी तो पाकिस्तानी बर्डन है। बताइए क्यों? हम कुछ भी ऐसी वो नहीं ले सकते। पता, अगर एक भी भारतीय वहाँ फंसा रहा पाकिस्तान में तो कल को उसे हॉस्टाइल बना लिया जा सकता है, और बिल्कुल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। BSF का एक जवान भी था ना, हाँ, तो प्रॉब्लम आ सकती। तो अभी ना सिंपैथी वाले फेज पे, अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो सरकार फैसला ली है वो सही है। जिसके देश का है नागरिक उस देश में जाके रहे। हम इंटेलिजेंस, हम सोच ही नहीं सकते भाई, हमारी इंटेलिजेंस को खतरा हो सकता है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन उस देश में चली जाएगी। तो अभी जो भी है, बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत रोने गाने की भी तस्वीर है, तो लेकिन ठीक है। देखो, इसमें सिंपल सी बात यह है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 36 साल हो चुके हैं शादी को, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो 44 साल से भारत में रह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हैं सिटीज़न पाकिस्तान के। और अगर सरकार ने ये फैसला किया है कि हर पाकिस्तानी इंडिया को छोड़ के अब वापस अपने मुल्क जाएगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम 15 साल से हो, 1 महीने से हो, 1 दिन से हो, आप कितने भी साल से हो, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप को इतना ही था तो आपने 36 साल से इंडिया में रह रहे हो, आपने सिटीज़नशिप के लिए क्यों अप्लाई नहीं किया? ऐसा नहीं हो सकता है कि 36 साल से आपको सिटीज़नशिप नहीं मिली। कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं हमारे जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, उन लोगों को यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे जगह दी गई है। उन लोगों को तो नहीं बोला गया कि आप लोग वापस जाएं। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि देखो, हाँ, क्योंकि वो लोग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं। अगर आप भी उस प्रॉपर चैनल को फॉलो करते तो आपको जाने का नहीं कहा जाता। लेकिन अगर आप 2 महीने से हुए हैं आपको आए हुए, 15 दिन हुए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे आप 10 साल से रह रहे हो, 15 साल से रह रहे हो, बच्चे हो या महिलाएं हो। बिल्कुल, देखिए अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि भारत सरकार क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। जितने भी लोग थे जो पाकिस्तानी नागरिक थे, वीज़ा पर भारत में रह रहे थे, उन्हें तो भेज दिया गया है, लेकिन अब आतंकवादियों के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेगी भारत सरकार, ये देखने वाली बात है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर क्राइम तक की निगाहें टिकी हुई हैं। और आगे क्या अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।